प्रणव अपने परिवार के साथ बैठकर बात कर रहा था। वो इस बार उस काम को बहुत अच्छे से देख रहा था जिसको मानसी ने खुद करने का फैसला लिया था। जैसा कि आज प्रणव बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था। उसने अपनी बेटी मानसी से कहा कि आज जो काम मानसी कर रही है वो काम बेटे का होता है। प्रणव को इस बात की खुशी थी कि मानसी के रहते उसको बेटे की कमी महसूस नहीं हो रही थी। मानसी ने भी अपने डैड को प्रॉमिस किया कि वो इस प्रोजेक्ट को वापस से अपने दादा को जरूर से दे देगी। इस जगह पर प्रणव ने मानसी को बताया कि वो वैसे तो अपने भाई को मानता है मगर वो नहीं चाहता कि केशव वापस से कंपनी में आए। अभी प्रणव को लग रहा था कि कबीर के प्रोजेक्ट के बहाने केशव वापसी का रास्ता देख रहा है। 100 बात की एक बात थी कि प्रणव चाहता था कि मानसी उसकी जगह पर आए, ना कि कोई आओ। उधर कबीर के लिए अच्छी खबर ये थी कि काजल और रिया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे और रोज की तरह कबीर, काजल और रिया शाम को जरूर से मिलते थे। आज बहुत दिनों बाद जब वे लोग घर पहुंचे तो उनका मूड अच्छा था। केशव तो खास करके बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। क्योंकि आज वो खुश था तो उसके मुंह से पहले की तरह आग नहीं निकल रही थी। मीरा ने आज सबको सरप्राइज करते हुए रात का खाना भी पहले से ही तैयार कर लिया। इससे भी अधिक बात यह थी कि आज उसने सब लोगों का इंतजार किया था। ये कुछ ऐसा था जिसको आमतौर से मीरा से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। कबीर और काजल के लिए भी ये बहुत कीमती पल था, क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता था कि घर आने पर कबीर को फटकार न लगाई जाए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, केशव ने मौका देख के पूछा, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? केशव के सवाल पर कबीर चौंक गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये उम्मीद से बेहतर चल रहा है। हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पक्के तौर पर अपने डेडलाइन को अचीव कर लेंगे। कबीर ने बहुत अच्छे से समझाया। ये अच्छा है। आपको प्रोजेक्ट पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत न होने दे। क्या आप जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से अपने आप को इस प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए? आपका समय बहुत कीमती है, तो इसको अपने हिसाब से ही रखना। केशव ने कहा, समझ गया पापा, मैं इसे अपने दिल से करूंगा। कबीर ने केशव की बात को मानते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हमारे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि दादाजी ने इसे आपको सौंपा था, इसलिए आपको इसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अगर आप इस बार अच्छा करते हैं तो याद रखना, आने वाला कल तुम्हारा होगा। केशव ने जारी रखा, चिंता मत करो पापा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मत सोचो कि तुम बहुत खास हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है। कौन नहीं जानता कि पापा हमारे परिवार की कई वर्षों से देखभाल कर रहे हैं। उनके कारण ही हम लोग आज इस जगह पर खड़े हैं। कभी खुद पर घमंड मत करना कबीर। मीरा ने कबीर से तिरस्कार पूर्वक कहा। वो कबीर को जताना चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसका कोई योगदान नहीं। मुझे पता है, मेरे पास ये सब होने का एकमात्र कारण ये है कि मैं अपने मॉम डैड यानी कि केशव सारस्वत और मीरा सारस्वत की महिमा का आनंद ले रहा हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छा है कि आप इसे जानते हैं। आपको इस मामले को अच्छी तरह से सुलझाना होगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मीरा ने जारी रखा। कबीर ने इतने शांत तरीके से अपना रात का खाना खत्म करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। इन दिनों कबीर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको हर छोटी बड़ी बातों के लिए काफी डांट पड़ती थी। आज जब कबीर आया तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर अब मीरा उसको दूसरे ट्रैक पर लेकर जा रही थी। केशव को देख के उसको लगा था कि शायद आज कुछ अच्छा हो और उसको ज्यादा जलील नहीं किया जाएगा। वो अब आखिरकार बहुत शांत हो गया था। आखिर में कबीर ने अपने सुस्त रवैये से उसको ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ प्रणव का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो अभी हर तरकीब से कबीर को हराना चाहता था, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पिछली 2 बार के हमले के बाद भी नहीं मानने वाला था। साफ तौर से प्रणव को नुकसान उठाना पड़ा था। केवल उसने लड़ाई में देरी नहीं की, बल्कि वो शंभुनाथ सारस्वत के सामने भी हार गया था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि अब हार का मतलब था कि सारस्वत ग्रुप से बाहर का रास्ता। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रणव की किस्मत अब उसको दोराहे पर धकेल रही थी। कबीर के पास प्रोजेक्ट से समय निकालने का अच्छा तरीका नहीं था।
निश्चित नहीं था कि ये लोग कौन थे जिनसे मानसी ने बात की थी। वे लोग जो भी थे, कबीर उन्हें भड़काना नहीं चाहता था। कबीर ने इस बात की परवाह नहीं की कि ये लोग किस तरह की तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास के लोगों के लिए सोचना था, खास तौर से काजल के बारे में। इसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार था। कबीर ने महसूस किया कि मानसी के इस मायाजाल को तोड़ने के तरीके का पता उसे खुद निकालना था। सारस्वत विला के बाहर देर रात तक सुमित के आदमी मेन गेट की रखवाली कर रहे थे। उन लोगों ने कबीर और उसके परिवार के खिलाफ पहले इंफॉर्मेशन जुटाने का प्लान बनाया था। घर के कंपाउंड से कुछ दूर उनकी कार खड़ी थी। कार में बैठे लोगों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनका दिमाग उड़ा हुआ है। अचानक से उनमें से एक ने कहा, क्यों ना हम जाकर कुछ पी लें, कैसा रहेगा? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को कबीर जैसा आदमी बाहर आने वाला है। क्या कहते हो दोस्तों? क्या सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? शराब पीकर गाड़ी चलाना सही नहीं है। अगर पकड़े गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या आप अभी भी बॉस के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं? सुमित भाई हमें माफ नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत सवाल उठाते हुए कहा, यार सुमित भाई तो आगे की कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कब तक यहाँ बैठ के एक दूसरे को देखेंगे। यहाँ रहने में क्या मजा है? आधी रात को कौन बाहर जाएगा? जरा सोच यार, पहले आदमी ने मायूस होकर कहा। उन्हें गाड़ी में बैठे हुए बहुत देर हो गई थी। उन्होंने केवल एक बॉक्स लंच खाया और थोड़ा पानी पिया था। बाकी समय बस वे कार में बैठकर धूम्रपान करते थे। ये सब कर कर के वो लोग परेशान हो गए थे। ऐसे समय में इंसान ज्यादा बोर होने लगता है जब आपको किसी पर नजर रखना हो, मगर उस आदमी का कोई पता नहीं हो। वो लोग इस बात को जानते थे कि आमतौर पर सुमित भाई दिन के समय शराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, और कभी कभी तो उनके साथ लड़की भी होती। जब पहले आदमी को उसके बात का जवाब नहीं मिला तो उसने दूसरे को फिर से कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, इसलिए सोचना कठिन है कि हम कितने गमगीन हैं। सुमित भाई ने हमें बहुत साफ तौर से कहा है, उनके परमिशन के बिना हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हैं। याद करो उनकी बातें। दूसरे आदमी ने कहा, भाई यहाँ नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं? साथ ही सुमित भाई एक 5 सितारा होटल में रहते हैं और उन्होंने हमें इस बकवास काम को करने के लिए यहाँ भेजा है। वाह वाह, क्या बात है। आखिर वो हम लोगों को समझते क्या है? वो आदमी ने मायूस होकर बोला, मत भूलो कि सुमित भाई हमारे बॉस हैं। क्या तुम जानते हो कि बॉस क्या होता है? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमारे साथ हैं, समझे? बिना बॉस के हमारे पास कमाने के लिए पैसे कैसे होंगे? और तुम यहाँ कार में मेरे सामने बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो जाओ और सुमित भाई से बात करो। तुम इतने बेवकूफ हो कि मुझे तुम पर तरस भी नहीं आता है। यार सिर्फ शराब के लिए अपने आप को ऐसे मारना ठीक नहीं है, दूसरे आदमी ने पहले वाले को समझाते हुए कहा। काफी देर तक दोनों में बहस होती रही, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। क्योंकि केवल 2 लोग थे, उनमें से एक असहमत था, जबकि दूसरा पक्के तौर से कुछ भी हासिल करने के लायक नहीं था, इसलिए वो केवल यही रह सकता था। जो भी हो, उन्होंने अभी सोचा कि जब सुबह सारस्वत परिवार से कोई बाहर आएगा तो आराम करने के लिए होटल वापस जा सकेंगे और सुमित किसी को लाने को कहेंगे। अगले दिन सुबह सुबह सुमित का फोन आया। सुमित भाई, हो सकता है कि आज मुझे कुछ काम निपटाने हो, तो भाई प्लीज मैं आज से नहीं आ पाऊंगा। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद इंसान ने कहा। क्या बात कर रहे हो यार? जब मैं फोन करता हूँ तुम गायब होने का प्लान बनाने लगते हो। तुम्हारे कहने पर मैं मान गया कि तुम गायब हो जाओगे। तुमने इतने भारी समय पर सुमित को खो दिया है। आखिर क्या चल रहा है? सुमित ने कहा। ओ सुमित भाई, आप नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। मेरे प्लान के बारे में मुझे जरूरी काम है भाई, मैं इसलिए जा रहा हूँ। सुमित के आदमी ने सुमित से कहा। मैं इस एक दिन क्या ही कर लूंगा? सुमित ने पूछा। बॉस, आप भी इस बात को जानते हैं कि मैं कैसा काम करता हूँ। मैंने कभी आपको चीट नहीं किया है। कब आपने कोई काम कहा है और मैंने नहीं किया है? मैं आज इस मामले को पक्का अपने तरीके से सुलझा लूंगा। कल सुबह मैं वापस जाऊंगा, आदमी ने वादा किया। ठीक है, फिर हम आपको कल देखेंगे। सुमित ने इतना कहकर फोन रख दिया। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आदमी को क्या कहे, क्योंकि उसकी दलील काटने लायक नहीं थी। वे कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी ऐसा करने का सोचा था कि कोई नहीं जानता था। शुरू में सुमित अपने आदमियों से और अधिक हेल्प लेना चाहता था और मानसी से और पैसे मांगना चाहता था, ताकि वो अपने लोगों को और अच्छे से तैयार कर सके। इस सब में उसका भी फायदा था।
सुमित ने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। वैसे भी जब पैसे की बात आती थी तो वो पक्के तौर से खुद का फायदा नहीं उठा सकता था। मानसी सारस्वत जैसे पोटेंशियल कस्टमर से मिलना उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसे हर तरीके से इस मौके का फायदा उठाना था। फोन पर बात करने के बाद सुमित ने बहुत आराम से अपने राइट हैंड को बुलाया और बोला, अरे तुम लोग कबीर के पीछे कंपनी में थोड़ी देर में आना, और जो लोग आज काम पर गए हैं यानी कि जो सारस्वत विला के बाहर हैं, उनके पीछे भी किसी को लगा दो, तो नए लोगों को वहां लगा दो, और रात को शिफ्ट करेंगे आज। सुमित भाई क्या बात है, क्या उन्होंने नहीं कहा कि कोई शिफ्ट संभालने आ रहा है? आपको अभी भी हमें वहां जाने को क्यों बोल रहे हो? राइट हैंड ने असमंजस में पूछा। तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जो कुछ भी करने के लिए कहता हूँ तुम कर सकते हो, मुझसे ये और वह मत पूछो। सुमित ने फटकार लगाई। हाँ हम ऐसा करेंगे, राइट हैंड ने झट से कहा। बहुत जल्द दरवाजे पर पहरा देने वाले लोगों को खबर मिली। सुमित के ऑर्डर को सुनते ही सबने अपने गुस्से से कहा, लानत है, क्या तुम हमें जीने दे रहे हो? हम एक दिन और एक रात से सोए नहीं है, हमें अभी भी उनका पीछा करते रहना है। क्या ये हमारी लाइफ के लिए नहीं है? कोई भी आदमी उन लोगों का पीछा इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहता था। क्या होगा अब सुमित के फैसले का अंजाम? क्या कबीर इस गेम को समझ पाएगा? कबीर को अब उसके घर के लोग थोड़ी इज्जत दे देते थे। हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को कबीर जिस लगन से कर रहा था वो बहुत ही तारीफ के काबिल थे। केशव जहां पर कबीर का हौसला बढ़ा रहा था, वहीं पर मीरा ने कबीर को खुश तो किया, मगर बहुत नाप तौल कर। उसने कबीर को ये बात का एहसास कराया कि उसको प्रोजेक्ट उसकी किस्मत या मेहनत के कारण नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि केशव और मीरा का सपोर्ट उसके पास था। कबीर ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की और आराम करने को चला गया। वहीं घर से बाहर जो आदमी सुमित के लिए पहरा दे रहे थे, उन लोगों के बीच शराब पीने को लेकर बहस हो गई। आखिर में दोनों ने फैसला किया कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। उसकी अगली सुबह सुमित से बात करते उनमें से एक आदमी ने छुट्टी मांग ली। सुमित को छुट्टी देने का मन तो नहीं था, क्योंकि उसको अभी आदमियों की जरूरत थी। आखिर में उसने हाँ कहते हुए अपने सभी आदमियों को चौकन्ना रहने को बोल दिया। 8 बजे तक सूरज निकल चुका था और वे लोग अभी अपने दरवाजे पर थे। सुमित ने बहुत अच्छे से अपने आदमियों का जाल बिछाया था। उसने जैसे कि प्लान किया था उस हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। अभी कबीर के हॉस्पिटल के साइड पर सुमित के आदमी बाहर ही पहरेदारी कर रहे थे। वो कभी घड़ी देख रहे थे तो कभी हॉस्पिटल के बाहर का गेट देख रहे थे। अचानक से बैठे हुए एक बंदे ने कहा, क्या चल रहा है? वो सब किस तरह के इंसान हैं? मैंने आज तक किसी को इतना लापरवाह नहीं देखा। 8 बजने को आ रहा है, कोई अभी तक आया क्यों नहीं? इस हिसाब से पैसे तो नहीं बना पाएंगे ये लोग। हॉस्पिटल के बाहर का नजारा बहुत गजब का था। उन लोगों ने इस बात की तैयारी नहीं की थी कि कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं देखी थी, बस इससे पहले कभी भी कोई कंपनी के लोगों को इतनी देर से काम पर उन्होंने आते नहीं देखा था। गर्मी में कई कंस्ट्रक्शन साइट सुबह 5 बजे शुरू हो जाते हैं। नजर रखने वालों के हिसाब से अगर वे मरम्मत भी करते तो वे सभी 8 बजे तक ड्यूटी पर आ जाने चाहिए थे। कोई नहीं जानता था कि क्या चल रहा है, लेकिन वे इससे बेहतर तरीके के बारे में नहीं सोच सकते थे। हालांकि अगर वे बाहर नहीं आते तो नजर रखने वाले अंदर जाके उनसे नहीं पूछते। केवल एक चीज जो वो कर सकते थे वो था इंतजार। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता या कोई बात कहता, अचानक से थोड़ी देर बाद एक सुरक्षा गार्ड आया और खिड़की पर दस्तक दी। कार में बैठे लोगों ने अपनी कार का शीशा नीचे करते हुए कहा, क्या हुआ? क्या? मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, आप लोग सही से जवाब देना। और ये मत सोचिए कि मैंने इसे नहीं देखा है। कल रात जब मैं काम से निकला तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पार्किंग करते हुए देखा, और अब भी तुम यहीं हो जब मैं वापस आया हूँ। क्या बात है? सुरक्षा गार्ड ने संदेह से कहा। उसको बहुत अच्छे से याद था कि उसने रात को क्या देखा था। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस अपने रास्ते पर हैं। बहुत लंबी ड्राइव के बाद हम लोग थोड़े थक गए थे बस। अगर हम आपको परेशानी में डालते हैं तो हमें बताएं और हम तुरंत निकल जाएंगे। वो आदमी मुस्कुराया और उसे एक सिगरेट पेश की। गार्ड ने सिगरेट ली, सुलगाई और पीने लगा। सिगरेट खराब नहीं है, मैं जो पीता हूँ उससे ये वाली बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी गार्ड ने धुआं निकालते हुए कहा। छोटी सी बात है, आप इसको रख लो। देखो यहाँ रुककर हमने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है। उस आदमी ने जल्दी से सिगरेट का पूरा पैकेट थमा दिया। सुरक्षा
सुरक्षा गार्ड ने मना नहीं किया और अपनी जेब में रख लिया। ये सही है, आप यहाँ रुक सकते हैं। ये ठीक है, मैं बस आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, सुरक्षा गार्ड ने संतोष में कहा। सुरक्षा गार्डों ने अनगिनत लोगों को देखा था। ये साफ था कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। वैसे ये उसके पेशे को जचता भी नहीं था। आमतौर पर लोग पूरी रात कार में नहीं रुकते थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड इन सब की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। उस गार्ड ने बस इस मौके का फायदा उठाकर कुछ अर्न किया और इसके बारे में भूल गया। आगे चलकर अगर कोई पूछेगा तो उसे गैर जिम्मेदार होने का दोष नहीं दिया जा सकेगा। जब गार्ड वहां से आगे बढ़ गया तो कार में बैठे लोगों ने उसको गालियां दी। इन लोगों को सुरक्षा गार्डों ने बहुत अच्छे से लूटा था, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। सुरक्षा गार्ड जैसे किसी को उकसाना अच्छा नहीं था। ये बात तो साफ थी कि सुरक्षा गार्ड के पास पावर और अथॉरिटी थी, लेकिन उनके पास पावर या अथॉरिटी नहीं थी। हालांकि कबीर के एरिया में वो अपने आप को असहज महसूस कर सकते थे। जो चीजें उन्होंने की थी वो उसको किसी को बताना या दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पक्के तौर से सुरक्षा गार्डों के साथ कुछ टकराव नहीं चाहते थे। ऐसे में उनको नुकसान छोड़ के कुछ भी हाथ नहीं आता। अगर वे इससे निपटाने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर चाहे कुछ भी हो, जबरन वसूली के बाद भी वो बहुत दुखी थे। स्वाभाविक रूप से वो पहले से ही उदास इसलिए थे कि जिस इंसान का वो इंतजार कर रहे थे वो बाहर नहीं आया था। अब जब उसे जबरन वसूली की गई तो वो और भी दुखी हो गए, लेकिन अब उनके पास सिक्योरिटी गार्ड का सपोर्ट भी आ गया था। दूसरी तरफ हमेशा की तरह कबीर ने घर के कामों को करने के बाद अपने आज के कामों की टू डू लिस्ट बनाई। आज की लिस्ट के हिसाब से कबीर का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। बाहर के कामों में उसने सबसे पहले काजल को कॉलेज भेजा और फिर रिया को लेने चला गया। आज भी कबीर को मेडिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल कराना था, स्टाफ पॉलिसी को देखना था, हॉस्पिटल के वार्ड को बहुत ध्यान से इंस्पेक्ट करना था। कुल मिलाकर कबीर के पास बहुत सारे काम थे। जब कबीर रिया के साथ अपने हॉस्पिटल के साइड की तरफ बढ़ रहा था तब अचानक से कबीर का फोन बज उठता है। कबीर ने जब फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो प्रणव का कॉल था। कबीर ने अभी इसके बारे में उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अभी कबीर को घर से बाहर आए कुछ ही देर हुई थी। खैर, कबीर अभी परेशान नहीं था। हाँ प्रणव सर, बोलिए, आपके पास क्या ऑर्डर है? कबीर ने फोन उठाते हुए कहा। मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना कहने के बाद प्रणव ने फोन रख दिया। कबीर ने सदमे में अपने फोन को देखा। ये प्रणव कुछ ज्यादा ही अहंकारी था। उसने कबीर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। केवल एक बात कही और फोन रख दिया। एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर को यकीन नहीं था कि प्रणव उसे इस समय क्यों बुला रहा है। आखिर इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि प्रणव कौन था। हालांकि कबीर नाखुश था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। प्रणव का नाम अभी भी कहता है कि वो उसका मालिक था, इसलिए अगर प्रणव चाहता था कि वो ऑफिस आए तो उसे निश्चित रूप से वहां जाना ही था। आज आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे पास बाहर के लिए कुछ मसला है, कबीर ने रिया से कहा। रिया समझ गई थी कि कबीर को प्रणव ने बुलाया है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने वाला है। हमारे आने तक मैं सभी मामले को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी, रिया ने कबीर को तसल्ली देते हुए कहा। रिया से बात करने के बाद कबीर सीधा साइड की तरफ बढ़ गया। वो पहले रिया को ड्रॉप करके फिर ऑफिस के लिए निकलना चाहता था। उनके जाने के कुछ देर बाद कबीर को प्रणव का फोन आया। जैसे कबीर ने प्रणव के ऑफिस में अंदर आया, प्रणव की आभा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि प्रणव ने शायद परसों ही सामान का पेमेंट कर दिया था, फिर भी उनका मूड अच्छा नहीं था। सीईओ सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? कबीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। सामान के लिए पेमेंट पहले ही तैयार की जा चुकी है। हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना याद रखना। सुना है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। कंपनी टू कंपनी पैसे आराम से चले जाएंगे। हाँ, टैक्स की फाइल मेरे सीए के पास भेज देना। प्रणव ने सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कबीर के लिए मुट्ठी भर रेत के बराबर भी समय नहीं है। के बारे में आप मुझे फोन पर क्यों नहीं बताते? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे ऑफिस में बुलाएं। आखिर वहां पर काम आखिरी फेज में है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको याद रखना होगा, अब आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमारी कंपनी से ताल्लुक रखता है। आप दूसरों को हमारे अपने सामान का पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इज्जत भी कोई चीज होती है। इससे हमारा नाम कितना खराब होगा, ये आप शायद नहीं समझ रहे हैं। अगर ये पैसा लेकर में छोड़ दिया जाता है तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, जानते हो? प्रणव ने
आरोप लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं समझता सीईओ साहब, ये एक शक है कि हमारे बिजनेस में ईमानदारी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास पैसे की कमी है, लेकिन क्या दूसरे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है? कबीर ने जवाब देते हुए कहा। कबीर के दिमाग में ये नहीं आया था कि प्रणव ऐसा कह सकते हैं। ये बात कोई आदमी नहीं कह सकता था। आप बकवास नहीं समझते हैं? क्या आप कभी बॉस रहे हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझसे सीखें। हर चीज के बारे में इतना घमंडी मत बनो, प्रणव ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, कबीर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? प्रणव ने पूछा। ये अच्छा चल रहा है, हम अच्छे तरीके से इसे समय पर पूरा करेंगे, आप परेशान मत हो, कबीर ने कहा। इतना खुश मत हो, नहीं तो पहला प्रोजेक्ट जीवन का आखिरी भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सी चीजों का सामना किया है और कोई भी हादसा हो सकता है। आप जानते हैं क्या, इंजीनियरिंग टीम से जुड़े हादसे, भारी बारिश, बर्फीला तूफान, ये सभी बेकाबू होकर आप पर टूटते हैं, प्रणव ने बहुत अलग ढंग से कहा। आप कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हैं मिस्टर सीईओ। ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पक्के तौर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कबीर ने गंभीरता से वादा किया। देखो, तुम अभी भी नहीं समझे, तुम्हें खतरे के बारे में पता होना चाहिए और पहले से तैयार रहना चाहिए। क्या तुम समझे? प्रणव ने जारी रखा। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? या सीईओ साहब, मुझे आप बता सकते हैं, कबीर ने कहा। आज रात से मैं रात 9 बजे तक ओवरटाइम काम कराऊंगा। काम के बाद मैं जाऊंगा और सब चेक करूंगा। बहाना करने के बारे में मत सोचना, प्रणव ने कहा। लंबे समय के बाद प्रणव इसके बारे में कुछ कहना चाहता था और कबीर उसके इरादे का अनुमान लगा सकता था। सीईओ साहब, ये अच्छा नहीं है ना? हम हमेशा समय पर काम बंद कर देते हैं, कबीर ने अजीब तरह से कहा। तुम किससे डरते हो? क्या तुम मुझे कुछ ओवरटाइम के पैसे नहीं दे सकते? तुम अपने लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के मालिक हैं, इतना भी नहीं कर सकते? अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसे कंपनी को चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, रिलैक्स, प्रणव ने कहा। उसके बातों में तंज था। फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसको पे कर दूंगा। मुझे इसके पैसे के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है। ये मैं पक्का करूंगा कि वहां सभी आज रात ओवरटाइम करें। आप आराम से जाओ, कबीर ने कहा। बुरा नहीं, तुम अब भी समझदार हो, प्रणव ने कहा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। ये स्माइल कबीर को परेशान कर रही थी। क्या है प्रणव के आने का राज? क्या कबीर सही वक्त पर उसका पता लगा पाएगा? क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में? सुमित अपने काम को लेकर सोच रहा था कि किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी लोगों के आने जाने के समय प्रॉब्लम थी। सुमित के आदमी हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि काम करने वाले आते ही होंगे, लेकिन काफी देर बाद भी कोई नहीं आता है। लेकिन उसी वक्त गेट कीपर उन्हें पहचान लेता है कि वे कल भी वहीं थे और सुमित के आदमी गेट कीपर को कुछ पैसा और सिगरेट पिलाकर उसे मना लेते। उधर कबीर रोज की तरह काजल को छोड़कर प्रणव से मिलने जाता है, जहां उसकी प्रणव से टैक्सेशन के फाइल को लेकर बहस हो जाती। प्रणव उससे कहता है कि उसे अभी बिजनेस सीखने की जरूरत है और आज से वो खुद हॉस्पिटल आएगा और देखेगा कि कबीर क्या कर रहा है। कबीर प्रणव से बात करके घर आ चुका था। उसी वक्त वो देखता है कि एक ब्लू कलर की कार उसके पीछे लगी थी। कबीर याद करता है कि एक दिन पहले भी यही कार उसके गेट पर खड़ी थी। कबीर को लगता है कि हो ना हो ये कार सुमित के आदमियों की होगी, जिसकी खबर हर्षवर्धन ने दी थी। कबीर को लगा कि उसे अब कुछ न कुछ करना होगा, इससे पहले सुमित और उसके आदमी उसे या उसकी टीम को नुकसान पहुंचा पाए। उसे खुद ही इन लोगों से बातचीत करके पता लगाना चाहिए कि सच में ये लोग क्या चाहते हैं। वो सोच रहा है कि सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं अप्रूवल चेकिंग के लिए, और अगर अभी कुछ गड़बड़ होती है तो वो प्रोजेक्ट नहीं खोना चाहता था। बात सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं थी, उससे फैमिली में उसकी फिर से इज्जत खत्म हो जाती, जो कि काजल के लिए ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरी तरफ सुमित के आदमी आपस में बात कर रहे थे। वे सुमित के इशारे का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको अब दूसरा दिन था। वे सिर्फ कबीर का पीछा ही कर रहे थे। हम कब तक इस तरह इसके पीछे घूमते रहेंगे? तुम सुमित भाई से बात करो कि आगे बताएं कुछ करना भी है या नहीं। आगे बैठा हुआ आदमी परेशान होकर बोलता है। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो यार, लेकिन सुमित भाई जो भी कहते हैं इसके पीछे कोई बात होती। परेशान मत हो, जल्दी एक्शन का मौका भी मिलेगा, दूसरा आदमी समझाते हुए बोला। तीसरा आदमी पहले ही परेशान था, ऊपर से ये लोग बात करके उसे पका रहे थे। तुम सब चुप हो जाओ, गाड़ी चलाने दो, और यहाँ भूलो नहीं कि
इसी बात का पैसा मिला है। ड्राइविंग कर रहे आदमी ने सभी को चुप करा दिया। इस बात से वे सब कबीर का पीछा करना जारी रखते हैं। इधर कबीर इन लोगों से पीछा छुड़ाने का प्लान बना लेता है। वो तय करता है कि शिमला के आउटर की तरफ जहां कोई नहीं होगा, कार को ले जाएगा और उसके पीछे लगे लोग भी वहां पहुंच जाएंगे, जहां वो इन लोगों से बातचीत करेगा ताकि मालूम कर सके क्या बात है। कबीर अपने प्लान के हिसाब से गाड़ी को सड़क की तरफ मोड़ देता है और आगे जाकर यही सड़क एक चौराहे से जुड़ती थी, जहां से आगे बढ़ने पर शिमला के बाहर जाने का रास्ता था। कबीर को मालूम था कि उसे क्या करना है। कबीर ने एक बार पीछे देखा कि वो कार उसका अभी भी पीछा कर रही है या नहीं। कार अभी भी उसके पीछे थी। शहर से बाहर निकलने के बाद एक सुनसान रास्ते की तरफ कबीर ने गाड़ी मोड़ दी। सुमित के आदमियों ने भी वैसा ही किया। 1 किलोमीटर चलकर कबीर को उसके प्लान के हिसाब से जगह मिल गई। उसने वहां गाड़ी खड़ी कर दी और वेट करने लगा। उन लोगों को लगा कि अगर कबीर को पता भी चल गया होगा तो भी वे 3 हैं और वो अकेला है। जैसे ही सुमित के आदमी वहां आए, कबीर उनके सामने आ गया। सुमित के आदमियों को समझ में नहीं आया। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी जाम हो गई। वे तीनों आदमी अब बाहर निकले और कबीर की तरफ बढ़े। कबीर ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। वे लोग 3 लोग थे, इसलिए उन्होंने कबीर को हल्के में लेते हुए कहा कि हाँ, हम पीछा कर रहे हैं तुम्हारा। बताओ क्या कर लोगे? मैं जानता हूं तुम लोगों को ये काम करने का बोला गया होगा। देखो, मुझे सिर्फ अपने लीडर से बात करा दो। मेरी तुम लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। कबीर ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग कबीर की बात सुनकर हंसने लगे और कबीर का मजाक बनाने लगे। तुझे देखकर लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। मैं तो डर गया, एक आदमी ने मजाक किया। सभी लोग हंस पड़े। कबीर को अंदाजा था कि ये सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, इसलिए इनके हाथ अभी किसी के इशारे पर ही चल सकते हैं। साथ ही उसने देखा कि उनके पास इस वक्त बंदूक भी पेंट में छिपी थी। उसने सारी चीजें सुलझा ली कि अगर लड़ना पड़ा तो क्या करना है। मैं तुमसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, कबीर ने फिर कोशिश की। तूने क्या हमें पागल समझ रखा है या तू खुद पागल है? एक आदमी ने गुस्से में कहा। वो आगे कहने ही जा रहा था कि तभी एक जोरदार किक उसके मुंह पर पड़ी। दूसरे आदमी ने उस पर वार किया और नीचे झुककर बचता है और उसके पेट पर पंच मारता है। तब तक तीसरा आदमी बंदूक निकाल रहा था। कबीर आगे बढ़ता है और उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसके सर पर ही रख देता है। अब तीनों आदमी बहुत सख्ते में थे कि अभी क्या हुआ। अपनी बंदूक मेरी तरफ फेंक दो वरना उसका सिर खोल दूंगा, कबीर ने उनकी बंदूक की तरफ इशारा करके कहा। दोनों आदमियों ने बंदूक कबीर की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, हम सब बताते हैं, बस हमें कुछ भी मत करना, उनमें से एक बोला। कबीर सभी की बंदूक उठा लेता है और तीनों से बातचीत आगे बढ़ाता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं। अब भी वक्त है, मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। कबीर ने फिर से तीनों आदमी से सवाल किया। साथ ही वो नजर भी रख रहा था ताकि उनमें से कोई चालाकी न कर सके। हम अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकते, उनमें से एक ने कहा। कबीर ने तुरंत उसके कान के पास से गोली चला दी। वो आदमी चीख पड़ा और उसके कान सुन्न हो गए। ये देखकर दोनों आदमी भी बहुत डर गए। हमारे बॉस सुमित भाई, उन्होंने तुम्हारी निगरानी रखने को कहा था ताकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काम करने वालों को किडनैप कर लें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। एक बार में गन पॉइंट पर मौजूद आदमी ने बता डाला। ये ठीक कह रहा है, मुझे नहीं मालूम ये किसने करवाया है और क्यों। दूसरे आदमी ने भी सफाई दी। कबीर के दिमाग में आया क्यों न इनसे ही सारी जानकारी सुमित तक पहुंचाई जाए ताकि वो उसके लोगों का पीछा छोड़ दे। तुम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी एक टीम हॉस्पिटल के पास भी नजर रखती है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग शिमला इंटरनेशनल होटल के कौन से कमरे में रुके हो। इसलिए अभी भी समय है, अपने बॉस से कह दो कि मेरी नजर तुम्हारे हर आदमी पर। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो मेरे काम में टांग ना अड़ाए। कबीर ने हर्षवर्धन की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे लोग अब और भी डर गए क्योंकि उनको लगा कि हमारे टारगेट को सब पता है। असल में वे ही उसके टारगेट बन चुके थे। अब तीनों ही लोग हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम्हें 2 काम करने होंगे, जिसमें पहला यह है कि तुम लोग सारी बात अपने बॉस को बता दोगे ताकि मेरे सामने ना आए। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे बॉस की अकल फिर भी ठीक नहीं होती है तो उसकी खबर तुम मुझको दोगे, जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वैसे भी तुम्हारा काम हो नहीं पाया है, इसलिए तुम्हें पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मेरे लिए जानकारी देने में से मैं तुमको काफी पैसा दे सकता हूँ। कबीर ने उन लोगों को जाने देने का फैसला किया और साथ ही
साथ मिलने का ऑफर भी दिया। कबीर ने उसमें से एक को नंबर दे दिया। कबीर को लगा इतनी जानकारी उन्हें और अपने बॉस को डराने के लिए काफी होगी, क्योंकि दूसरे शहर में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। कबीर तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और तीनों बंदूक अपने पास ही रखकर वहां से निकल जाता है। इधर वे तीनों तुरंत ही सुमित के पास जाते हैं। कमरा खोलते ही सुमित वहां बैठा होता है। सुमित भाई, हमको अपना मिशन कैंसिल करना होगा। उस आदमी को हमारे बारे में सब मालूम है कि हम कहाँ रुके हैं, कितने आदमी हैं और हम क्या करना चाहते हैं। उनमें से एक ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात कही ताकि उसे फिर कबीर का सामना न करना पड़े। क्या बकवास कर रहे हो? तुमको कैसे पता चला कि उसको हमारे बारे में सब पता है? और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा है? सुमित ने कई सारे सवाल जानने के लिए ताक दिए। हम इस आदमी का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसको पहले से मालूम था, इसलिए वो अलग जगह ले गया और हमारा वेट किया। और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उसने हमसे आपके बारे में पूछा और नहीं बताने पर मारा और हमारी बंदूक सर पर तान दी, और सिर्फ इसलिए जाने दिया ताकि आप तक मैसेज पहुंचा सके। दूसरे आदमी ने सारी बात बताते हुए कहा, हाँ भाई, वो तो बहुत अच्छा फाइटर भी है। उसे देखकर हम भी धोखा खा गए थे। उसे सब पता है, हमारा कोई आदमी सेफ नहीं है। सब पर उसके ही आदमियों की नजर है, यहाँ तक कि होटल के रूम के बारे में जानता है। तीसरे आदमी ने डर कर कहा। सुमित ने सारी बात सुनकर यह अंदाजा लगाया कि उसके आदमी झूठ तो नहीं बोल रहे, और अगर सारे आदमी सेफ नहीं है तो उसके पास सिर्फ मिशन कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साथ ही अगर किसी आदमी को रूम नंबर भी पता है तो वो भी सेफ नहीं था। उसने सोचा जो भी हुआ है उसकी खबर मिस सारस्वत को दे दी जाए। उसने फोन निकाला और नंबर मिलाया। हाँ सुमित, क्या अपडेट है? उधर से मानसी की आवाज आई। मिस सारस्वत, मैं काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ से आज ही अपने आदमियों के साथ निकल रहा हूँ। सुमित ने बहुत ही सीधी बात कह दी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम अब काम नहीं करना चाहते हो? पर मुझे ये बताओ, ऐसा क्या हुआ जो तुम काम छोड़ रहे हो? मानसी ने जानना चाहा। मिस सारस्वत, आप जानती हैं कि मेरे काम में रिस्क बहुत कम रहता है, लेकिन यहाँ मैं जिस आदमी के खिलाफ काम कर रहा हूँ उसे हमारे बारे में सब पता है, इसलिए हम सब खतरे में हैं। और सबसे जरूरी बात मेरी पहचान है, जो कि मैं यहाँ जाहिर नहीं करना चाहता। सुमित ने अपनी बात को बहुत ही सरलता से मानसी के सामने रख दी। क्या तुम सच में इस मिशन को छोड़ दोगे? मैंने तुम लोगों पर इतना पैसा बर्बाद किया और अपना समय भी बर्बाद किया ताकि मैं सुन सकूं कि तुम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कबीर तुम्हारे बारे में जान गया है। सुमित, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए फिर से कह रही हूँ कि काम जल्दी से खत्म करो। मानसी का दिमाग अब उबाल मार रहा था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा संभल कर बोल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमित उसकी बात मान लेगा। मिस सारस्वत, आप समझ नहीं रही हैं। मैं अब आपका काम नहीं कर सकता, और रही बात मेरे और मेरे आदमियों पर खर्चे की, तो इसमें मेरे भी तो बहुत से रुपए लग चुके हैं। वैसे भी सिर्फ होटल, खाने पीने और एक गाड़ी के लिए पैसा लगा है। अगर आप कहें तो मैं भिजवा दूंगा। मैं आपसे रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। सुमित ने फिर अपनी मजबूरी जाहिर की। अब मानसी आपे से बाहर हो गई। साले, तुम जैसे आदमी पर मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, जिसको सिर्फ अपने ही एरिया में मच्छर मारने की आदत। अब तुम क्या काम नहीं करोगे? मैं ही काम नहीं चाहती तुमसे। तुम जैसे डरपोक मेरे किसी काम के नहीं। मुझे तुमसे कोई रुपया नहीं चाहिए। जा, एक समझ के रख लेना। मानसी ने सुमित को गाली बकते हुए बहुत ही गुस्से में कहा। उसे खुद ही नहीं समझ आया कि उसने क्या कहा। अभी तक आपसे बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, लेकिन आपने सारी हदें पार कर दी है। इसलिए आप मेरी औकात जानना चाहती हैं तो सिर्फ एक दिन के अंदर मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूंगा। ये मेरा वादा है। सुमित ने गुस्से में फोन काट दिया। उसने मानसी से बदला लेने की सोच ली थी। अब आगे क्या होगा? सुमित मानसी से कैसे बदला लेगा? सुमित के आदमी कबीर पर नजर रख रहे थे। कबीर को यह बात पता लग जाती है, इसलिए कबीर जानबूझकर गाड़ी निकालता है और शहर के बाहर की तरफ गाड़ी ले जाता है। सुमित के आदमी भी उसका पीछा करते हैं। कबीर प्लान बनाता है कि एकांत में जाकर इनसे बात करेगा। एक सुनसान रास्ते पर कबीर गाड़ी मोड़ देता है और उतर जाता है। सुमित के आदमी जब वहां आते हैं तो कबीर उनसे पूछता है कि वे क्यों इसके पीछे हैं, लेकिन सुमित के आदमी 3 थे, इसलिए वे कबीर पर हंसते हैं। तभी कबीर उनको पीटकर उनसे पता लगवा लेता है कि सुमित नाम का आदमी इसके पीछे है। कबीर उनको जाने देता है और इंफॉर्मेशन के बदले पैसे की डील कर लेता है। वे लोग तुरंत सुमित को बताते हैं कि कबीर को उनके सारे आदमियों के बारे में पता है, और साथ ही वो ये भी जानता है कि हम होटल इंटरनेशनल के किस रूम में रहते हैं, इसलिए आप ये मिशन कैंसिल कर दें। सुमित मानसी को फोन लगाकर काम के लिए मना कर देता है, लेकिन मानसी उसे पहले पैसे का लालच देती है, फिर उसे गंदी गालियां देती है, जिससे
सुमित गुस्से में उसे सबक सिखाने की धमकी देता है। मानसी ने रात में सुमित से बहुत कुछ कह दिया था। मानसी को इस बात का दुख भी नहीं था और सुमित को उसने सीरियस नहीं लिया था। धमकी वाली बात प्रणव सारस्वत को पता चल गई थी और उन्होंने मानसी को समझाया कि वो कुछ दिन सावधान रहे, लेकिन मानसी सारस्वत ने कभी भी किसी की बात नहीं सुनी थी। उसने सब कुछ नजरअंदाज करके सुबह ही अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाया ताकि उसे सारी बात बता सके और थोड़ी पार्टी कर सके। वो थोड़ी सी घबराई हुई जरूर थी, शायद इसलिए अभी दोस्तों के साथ रहना चाहती थी ताकि थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और रोज की तरह काफी देर से उठी और फिर तैयार हुई ताकि अपने फ्रेंड्स से मिल सके। उसने कार निकाली और उसके घर की तरफ चल दी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये उसके दोस्त का फोन था। उसने ड्राइव करते ही फोन रिसीव किया। हाँ, रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। बाबा इतना क्यों परेशान हो? मानसी ने अपने दोस्त से थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा बिना मन नहीं लग रहा है, उधर फोन पर बात कर रही लड़की ने कहा। इसके बाद तुरंत ही फोन कट गया। वो सोच रही थी कि उसके दोस्त उसकी बात समझेंगे, क्योंकि घर वाले तो उसे कभी इज्जत नहीं देते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं, इसलिए ये प्लान बना था। असल में जब रात में मानसी ने सुमित को गालियां दी और उसे भला बुरा कहा, जिससे सुमित को बहुत बुरा लगा था और उसने हाल में बदला लेने की सोची, क्योंकि उसे लगा कि ये एक अमीर लड़की है जिसे सबक सिखाना जरूरी था। और उससे भी बड़ी बात, उससे बदला लेना बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत अपने साथियों को फोन किया। हाँ सुमित भाई, उधर से आदमी की आवाज आई। तुरंत तुम अभी अपनी जगह से वापस आओ। हमारा पुराना मिशन कैंसिल हो चुका है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें सारस्वत विला के आसपास रहकर मानसी सारस्वत पर नजर रखनी होगी। सुमित ने अपने आदमियों को निर्देश दिया। ठीक है भाई, हमारा पुराना मिशन कैंसिल क्यों हो गया? उस आदमी ने बात जानने की कोशिश की। बात बहुत लंबी है, लेकिन तुम सिर्फ इतना समझो कि हमारे सारे आदमियों की खबर अपने दुश्मन के पास है और हमारे कुछ लोगों पर हमला भी हुआ है और कबीर के पास हमारे रूम नंबर की भी जानकारी है। इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना है, लेकिन शहर से जाते वक्त उस अमीर बेवकूफ लड़की को सबक सिखाना है। इसलिए उस पर नजर रखो और जैसे ही मौका मिले उसे उठा लो और मुझ तक लेकर आओ। मैं लोकेशन शेयर करूंगा। सुमित ने अपने आदमी को सारी बात थोड़े ही शब्दों में समझा दी। जी भाई, समझ गया, काम हो जाएगा, उस आदमी ने सुमित को भरोसा दिलाया। उसके बाद सुमित होटल से चेकआउट कर लेता है और उस शहर के बाहर निकल जाता है ताकि अब किसी को उसके बारे में कोई खबर न लगे। इधर जब मानसी सारस्वत के घर के बाहर रात से ही सुमित के आदमी लग गए, पर वे घर से इस बार बहुत दूर रहे ताकि वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जैसे ही मानसी सुबह घर से बाहर निकली, तभी सुमित के आदमियों ने एक बार फिर से अपने बॉस सुमित को फोन लगाया। भाई, लड़की घर के बाहर निकल रही है, आप कहो क्या करना है? उस आदमी ने सुमित से पूछा। बहुत अच्छा, तुम उसका पीछा करो, जब देखो कि सेफ हो तब उसे उठा लो, बाकी मैं तुम्हें जगह बताता हूँ। सुमित ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए। ओके भाई, समझ गया, उधर से आदमी ने वादा किया। और जैसे ही मानसी ने गाड़ी निकाली, तब से सुमित के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। वो लगातार गाड़ी से आगे बढ़ रही थी और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, तभी एक वैन उसके नजदीक आती है। उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और मानसी को खींचकर गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां तेजी से एक दूसरी गाड़ी से दो लोग निकलते हैं और मानसी सारस्वत को पकड़ते हुए आदमी के सर पर लात पड़ती है और वो जोर से कराकर दूर जा गिरता है। ये देखकर सुमित के बाकी लोग इस आदमी की तरफ बढ़ते हैं। तभी दूसरा आदमी तेजी से पीछे से एक के सिर पर वार करता है। वो सिर पर हाथ रखकर चीखता है। अब सुमित के आदमी को दो तरफ निपटना था। एक आदमी जो बाद में आए थे, उन्होंने सुमित के आदमी की गर्दन पकड़ रखी थी। तभी उसने तेजी से अपने पैर से एक आदमी के टांगों के बीच में मारा, जिसके बाद ग्रिप ढीली पड़ते ही उसने दूसरे को भी पकड़कर हवा में फेंक दिया। दूसरी तरफ मानसी को बचाने आया दूसरा आदमी भी दो लोगों से लड़ रहा था, लेकिन वे दोनों उस आदमी से कब तक लड़ पाते। उसने एक के मुंह पर घूंसा मारा और दूसरे के पेट पर किक मारी, जिससे वे लोग दर्द से चिल्ला उठे। अब सुमित के आदमियों ने एक और कोशिश की, लेकिन किसी की कहां चलने वाली थी। फिर से उन्हें लात और मुक्के नसीब हुए। उसके बाद वे लोग तेजी से वहां से भाग गए। उन्होंने अपनी वैन की भी परवाह नहीं की। उन लोगों को जाते ही मानसी ने देखा, उसे बचाने वाला कोई और नहीं, कबीर था। उसके साथ दूसरा आदमी कबीर का खास दोस्त कार्तिकेय था। मानसी बहुत चकित हो जाती है कि कबीर ने उसकी जान बचाई। वो कबीर के सामने शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी को उसने गालियां दी और उसका जिंदगी भर बुरा चाहा, लेकिन आज उसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी। कबीर ये समझ जाता है, इसलिए वो अपना फर्ज पूरा करते हुए पूछता है, तुम ठीक हो?
कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं है, मानसी ने कबीर को बताया। वो कबीर को थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान से वो नहीं निकला, क्योंकि कभी आज तक उसने किसी से भी इतनी नरम होकर बात नहीं की थी। कबीर समझ गया था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए वो तुरंत ही कार में बैठा और कार्तिकेय के साथ वहां से निकल गया। मानसी अभी भी वहीं खड़ी सोच रही थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुमित के लोग कब से उसके पीछे पड़े थे, और ये बात कबीर को कैसे पता चली। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसके दोस्त उसे अंदर ले गए। इधर सुमित के वे आदमी जिन्होंने कबीर से डील की थी, उसे लगा कि कबीर को ये इन्फॉर्मेशन देकर वो एक अच्छा इनाम ले सकता है, क्योंकि उसे लगा कि वो कबीर को ये बताएगा कि सुमित कबीर के दुश्मन को ही किडनैप करने वाला है, तो कबीर खुश होगा। उसने कल भी मानसी और सुमित के बीच गाली गलौज सुनी थी। उसने वहां से हट के तुरंत कबीर को फोन किया। हेलो कबीर बॉस, मैं वही बोल रहा हूँ जो आप पर नजर रख रहा था। इस आदमी ने बहुत ही धीमी आवाज में कबीर को याद दिलाते हुए कहा। हाँ मुझे याद है, बताओ क्या कोई काम की खबर मिली है? कबीर ने हड़बड़ी में पूछा। कबीर को उस आदमी के कॉल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही कॉल आया तब उसे लगा जरूर कोई बड़ी बात होगी, इसलिए उसने अपने इनाम के चक्कर में फोन किया होगा। कबीर ऐसे लोगों की नस नस जानता था कि वे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, बाकी वो किसी के सगे नहीं होते। बस हमारे भाई सुमित ने हमसे बात करने के बाद प्लान कैंसिल कर दिया था, इसलिए उन्होंने फोन करके अपने काम देने वाली को बताया, लेकिन तभी उधर से सुमित भाई को गालियां पड़ने लगी, जिससे सुमित भाई नाराज हो गए। उस आदमी ने कबीर को कल की सारी बात बता दी। हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, इससे मेरा काम तो और भी आसान हो गया है, कबीर ने खुश होकर कहा। हाँ बॉस, वो तो ठीक बात है, लेकिन सुमित भाई को इतनी गालियां पड़ी हैं कि उन्होंने बदला लेने का प्लान बनाया है, और कल से कुछ आदमी उसके पीछे लगे हैं, और जैसे ही मौका लगेगा वे उस लड़के को उठा लेंगे। उस आदमी ने कबीर को हैरत से बताया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कबीर खुश होगा, क्योंकि उसका दुश्मन अब अपने ही जाल में फंस चुका था। क्या तुम्हारे बॉस ने अपने ही काम देने वाली मालकिन को किडनैप करने का प्लान बनाया है? अब कबीर चक्कर में पड़ गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मानसी पर ही खतरा आ जाएगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब मानसी का किया धरा है। अभी सुबह ही फोन आया है कि वे लोग उसके पीछे हैं, जैसा ही मौका लगेगा वे उसे उठा लेंगे, आदमी ने कहा। इसके बाद तुरंत ही कबीर ने कार्तिकेय को फोन किया। कबीर के दिमाग में अभी सिर्फ किसी भी तरह से मानसी को बचाने की बात चलने लगी। हेलो कबीर, मेरे यार बताओ कैसे हो तुम? कार्तिकेय ने अपने पुराने दोस्त से फोन उठाते हुए कहा। बस ठीक हूँ यार, एक प्रॉब्लम है, तुम जल्दी से तैयार हो, मेरे घर की तरफ आ, मानसी की जान खतरे में है, कबीर ने जल्दी से बताया। ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ, कार्तिकेय ने बात मानते हुए कहा। कबीर तुरंत नंदिनी सारस्वत के पास जाता है ताकि पता लगा सके मानसी कहाँ गई, क्योंकि प्रणव घर पर नहीं था। वो नंदिनी को देखते ही तुरंत ही पूछता है, आंटी मानसी कहाँ गई है? उसकी जान खतरे में। कबीर ने सीधे बात करना ठीक समझा। क्या? वो तभी कुछ देर पहले ही अपने दोस्तों से मिलने गई है, नंदिनी ने घबरा कर कहा। आप चिंता मत करिए, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जगह बताए नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कबीर ने कहा। उसके दोस्त का घर शिमला के बाहर की तरफ हाईवे के पास है, नंदिनी ने कहा। कबीर वहां से तीर की तरह निकल लिया और अपनी कार निकाली, नीचे पहुंचा और बताए जगह पर चल दिया। रास्ते में ही उसने कार्तिकेय को ले लिया। वो चारों ओर मानसी की गाड़ी देख रहे थे। कबीर ये जानता था कि ये काम इतनी भीड़ में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने ये जरूरी समझा। अभी उसको गाड़ी चलाते हुए 25 मिनट हुए होंगे। वो बताई हुई जगह पर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि कुछ गुंडे मानसी को कार में ले जा रहे हैं। तब उसने और कार्तिकेय ने मानसी को बचाया। मानसी के पास से कबीर और कार्तिकेय तुरंत चले जाते हैं, लेकिन कार पर बैठते ही तुरंत आरके का फोन आता है। कबीर तुरंत फोन उठाता है। हेलो कबीर, मास्टर जियो काफी बड़ी मुसीबत में है, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है। किसी अनजान गैंग ने एक एक करके हमारे आदमियों को भी निशाना बनाया है। हम सब खतरे में हैं और मास्टर जियो ने सिर्फ तुम पर ही भरोसा करने को कहा, इसलिए जल्द से जल्द मुझसे अड्डे पर मिलो, आरके ने घबराते हुए कहा और फोन काट दिया। कबीर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। कार्तिकेय ने भी बात सुनी थी और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या मुसीबत आ चुकी है मास्टर जियो पर। हमें देखना होगा कि मास्टर जियो के साथ क्या हुआ है, कार्तिकेय ने कबीर से कहा। हाँ, हमें सीधे मास्टर जियो के अड्डे पर चलकर आरके से बात करनी होगी। आखिर मास्टर जियो हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमें उनकी मदद करनी ही होगी, कबीर ने कार्तिकेय को समझाते हुए कहा। कबीर और कार्तिकेय दोनों ही सोच रहे थे कि अब क्या मुसीबत आ गई। आखिर वे अभी अभी एक मुसीबत से निपट के हटे ही थे। अब क्या होगा आगे? मास्टर जियो पर किसने टारगेट करके हमला किया है? मास्टर जियो के साथ क्या हुआ होगा?
मानसी ने जब सुमित को रात में बहुत गालियां दी और उसे जलील किया, तब से सुमित उससे बदला लेने की सोचने लगा था। उसने मानसी के घर के बाहर अपने कुछ आदमी लगा दिए और जैसे ही सुबह मानसी अपने दोस्तों से मिलने जाती है, वे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। मानसी को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने सुमित को सीरियस नहीं लिया था। उधर सुमित के लोग सुमित को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि वे मानसी के पीछे हैं, तो सुमित उन्हें मानसी को मौका पाते ही किडनैप करने का आदेश दे देता है। लेकिन उसी वक्त सुमित के एक आदमी ने कबीर को फोन करके सुमित के प्लान के बारे में बता दिया। ये सुनते ही कबीर मानसी को बचाने का प्लान बनाता है और कार्तिकी को फोन लगाता है और उससे मिलने को बोलता है। तुरंत कबीर नंदिनी सारस्वत से पूछता है कि मानसी कहाँ गई है, और तब उसने बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। कबीर और कार्तिकी कार में बैठकर मानसी के रूट को फॉलो करते हुए वे लोग मानसी के दोस्त के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग मानसी को कार में ले जाते हुए दिख जाते हैं। तुरंत कबीर और कार्तिकेय ने मानसी को गुंडों से छुड़ाया और उनको मारकर भगा दिया। वे वहां से निकल रहे थे कि तभी उन्हें आरके का फोन आता है। वो बताता है कि मास्टर जियो और वे सब खतरे में हैं, तुरंत मिलना होगा। कबीर तेजी से कार चला रहा था और साथ में उसके बगल में ही कार्तिकेय बैठा हुआ था। वे दोनों जल्द से जल्द आरके से मिलना चाहते थे ताकि पता लगा सकें कि मास्टर जियो किस मुसीबत में है। कुछ देर बाद ही वे आरके के पास पहुंच जाते हैं। एक सीक्रेट जगह थी जहां मास्टर जियो और उसके खास आदमी आ जा सकते थे। गाड़ी आते देखकर तुरंत आरके कबीर को रिसीव करता है और अंदर लेकर आता है। आओ कबीर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आरके ने अंदर ले जाते हुए कहा। ये कार्तिकेय मेरा दोस्त है, कबीर ने कार्तिकेय को इंट्रोड्यूस कराया। हेलो कार्तिकेय, आरके ने उसे विश किया और हाथ बढ़ाया और कार्तिकेय ने हाथ मिलाया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या बात है जिसके लिए आप इतना परेशान थे, कबीर ने सीधा सवाल किया। कबीर, कुछ आधे महीने से हमारे सारे बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमारे कंसाइनमेंट पकड़े गए, जिसमें 2 कंसाइनमेंट हथियारों के थे और एक शराब का था। हमने रूट भी चेंज किया था। इसके अलावा हमारे अंडर काम करने वाले गैंगस्टर ही हम लोगों के इलाके में काम करने के लिए चुंगी नहीं दे रहे हैं। हमारे शराब के बिजनेस पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा हमको रियल एस्टेट में भी लॉस हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है। आरके ने कबीर के सामने हो रहे सारे नुकसान गिना डाले। सोच समझ के इकोनॉमिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है ताकि आगे के रेवेन्यू को इफेक्ट किया जा सके। ये टारगेटेड अटैक लगता है। ये कोई छोटे मोटे गैंग की बस की बात नहीं लगती। कार्तिकेय ने कुछ सोचने के बाद अपनी राय रखी। कबीर ने कार्तिकेय को देखा। वो जानता था कि उसका दोस्त पैसे के मामले में कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, हम सोचते हैं क्या किया जा सकता है। कबीर ने अपनी बात रखी क्योंकि कबीर को लगा बात खत्म हो चुकी। कबीर, हमें सिर्फ रेवेन्यू की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ दिनों से हमारे साथी भी लगातार गायब होते जा रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमने बड़ी टीम तैयार की थी ताकि तेजी से रिकवर कर सकें, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं रह गए हैं। आरके ने कबीर को अपने आदमियों के बारे में भी समझाया। क्या सारे आदमी गायब हो रहे हैं? ये तो आज से पहले शिमला में नहीं हुआ है, क्योंकि मास्टर जियो से भिड़ने की हिम्मत कौन ही कर सकता है। जरूर कोई तो बड़ी बात है, कबीर ने चौंकते हुए कहा। अब कबीर चिंता में था कि मास्टर जियो के आदमी कौन ही गायब करवा सकता है। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या आप अपने लोगों की डिटेल और जहां से वे गायब हुए हैं उस जगह की डिटेल बता सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपको कुछ दिनों में अजीब सा देखा हो? कार्तिकेय को डाउट था कि अगर ये काम किसी बहुत बड़े गैंग का होगा तो जरूर कुछ न कुछ सबूत तो उन्होंने छोड़ा होगा ताकि वे अपनी पावर साबित कर सकें। ठीक है, अपने लोगों का हुलिया मैं भेज दूंगा, लेकिन जगह से कुछ भी अजीब तो नहीं मिला। बस एक जगह से कार्ड मिला था जो कि मास्टर जियो के घर पर मैंने देखा था। आरके ने जानकारी दी। किस तरह का कार्ड? उसके बारे में अच्छे से बताएं, क्या पता उसी से कुछ पता चले, कबीर ने हैरानी से पूछा। कार्ड पर एक मुट्ठी बंद किए हुए हाथ का निशान था और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आरके ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। और कोई बात जो आपको अजीब लगी हो, आप बताना चाहते हो? कार्तिकेय ने पूछा। हाँ, 1 महीने पहले ही मास्टर जियो मॉस्को गए थे। ये मुझे नहीं मालूम कि किस काम से गए थे, आरके ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बताया। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं आगे देख लूंगा। बस आप मास्टर जियो का ध्यान रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये सब हो रहा है उससे उनकी जान भी खतरे में हो सकती है, कबीर ने आखिर बात कही। अब कबीर और कार्तिकेय ने दिमाग लगाना शुरू किया। वे सोच रहे थे कि कौन हो सकता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सोचा कि
जो क्लू मिला है उसी से शुरुआत की जाए। अभी तक मुझे लगता है कि शायद हो सकता है इसमें किसी बाहरी गैंग का हाथ हो, लेकिन मास्टर जियो को पहले टारगेट करके इकोनॉमिक सोर्सेज को बंद करना और उसके बाद टारगेट करके आदमियों को मारना यहाँ का कोई नहीं कर सकता। साथ ही मास्टर जियो का मास्क को जाना और कार्ड पर ब्लैक हैंड का निशान होना, इन सभी बातों से लगता है कि कोई बड़ी बात है। कार्तिकेय ने सारी बातों को जोड़ते हुए अपनी बात कही, जिसके हिसाब से ये इंटरनेशनल काम हो सकता है। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बात वही है कि ये काम कर कौन रहा है, अभी भी हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। कबीर ने गुस्सा कर कहा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम सब ठीक कर लेंगे, कार्तिकेय ने कबीर को भरोसा देते हुए कहा। तभी कबीर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना सबसे पहले निशान का पता लगाया जाए। उसने मन में कहा, क्यों ना मास्को से ही शुरू किया जाए। यार, मैं भी कितना गधा हूं। हमें सबसे पहले अपने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके काले बंद हाथ के निशान का पता लगाना चाहिए। तुम अपने जर्मन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करो और मैं अपने एक दोस्त को पूछता हूँ जो कि रशिया में ही है। कबीर ने अब सब सोच लिया था कि क्या करना है और कैसे पता लगाना है। कबीर की बात के बाद कार्तिकेय हाँ में सिर हिलाता है। कबीर को ध्यान आता है कि एक बहुत पुराने दोस्त की उसने जान बचाई थी, जो कि आजकल मास्को में ही काम कर रहा था। ये बात तब की थी जब कबीर पूरे क्राइम की दुनिया पर बुद्धा नाम से छाया हुआ था। कबीर ने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो कबीर, कैसा है भाई? उधर से आवाज आई। अच्छा हूँ, तुम अभी भी मॉस्को में ही हो ना? कबीर ने सीधे सवाल किया। हाँ, अभी भी रूस में ही हूँ। कोई बात है क्या? उसने फिर कबीर को जवाब दिया और सवाल पूछे जाने का कारण भी जानना चाहा। मुझे तुमसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मॉस्को के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसका सिंबल मुट्ठी बंद किए हुए काला हाथ हो? कबीर ने बहुत ही आराम से पूछा। मुट्ठी बंद किए हुए हाथ सुना तो लगता है, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। तुम फोन पर ही रहो, मैं चेक करता हूँ। ये कहकर कबीर के दोस्त ने फोन को होल्ड पर डाल दिया और अपने सिस्टम में चेक करने लगा। चेक करने के बाद उसका मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत फोन उठाया और कबीर से कहा, कबीर, ये एक इंटरनेशनल माफिया ग्रुप है जिसको ये लोग ब्लैक हैंड बोलते हैं और ये ग्रुप ज्यादातर देशों में एक्टिव है, यहाँ तक ये इंडिया में भी एक्टिव है। उस आदमी ने कबीर को जानकारी दे दी। उसने फिर कबीर को सलाह देते हुए कहा कि कबीर, ये ग्रुप बहुत खतरनाक है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इनसे पंगा कोई भी नहीं लेता है। हर देश में इनका एक चीफ है। अच्छा, ये बताओ कि इनकी हेड ब्रांच कहाँ है, इनका हेड कौन है और इंडिया में इसका हेड कौन है? अब कबीर को लग रहा था कि यहाँ से उसे सारी जानकारी मिल सकती है। इसका हेड ब्रांच मॉस्को में ही है और ये यहीं से वो ऑपरेट करते हैं। इसका लीडर नाइट वॉकर है और इंडिया में कौन ऑपरेट करता है अभी मुझे नहीं पता है, कबीर के दोस्त ने कहा। थैंक्स यार, तुमने आज बहुत मदद की और अपना ख्याल रखना, कबीर ने पुरानी बात याद करते हुए कहा। कबीर और कार्तिकेय एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वे दोनों ही सोच रहे थे कि मास्टर जियो ब्लैक हैंड से कैसे भिड़ गए। कबीर ने आरके की तरफ देखा। अभी भी कुछ और बात हो तो बता दो, नहीं तो देर हो जाएगी, कबीर ने आरके को घूरते हुए कहा। कबीर को उम्मीद थी कि आरके को अभी भी कुछ पता है, वो जानबूझकर छिपा रहा है। असल में कबीर, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर जियो किसी इंटरनेशनल माफिया से जुड़े हैं। वे इस इंटरनेशनल ग्रुप के हेड बनना चाहते हैं, जिसके लिए ही उन्होंने तुमसे दोस्ती की थी। आरके ने कबीर को अफसोस के साथ सच्चाई बताते हुए कहा। देखा, मैंने कहा था ना, मास्टर जियो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्तिकेय ने याद दिलाया कि उसने मास्टर जियो के बारे में पहले ही बताया था। आगे बोलते रहिए, लगता है आपकी बात पूरी नहीं हुई है। कबीर आगे की बात जानने के लिए बेचैन था। मुझे लगता है मास्टर जियो नाइट वॉकर को हटाना चाहते हैं। ये बात वो जान गया होगा, इसलिए वो मास्टर जियो को अपने रास्ते से हटाना चाहता होगा। आरके ने बात साफ साफ कह डाली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक हैंड इंटरनेशनल माफिया ग्रुप को इंडिया में मास्टर जियो ही ऑपरेट करते हो और उनकी नाइट वॉकर से नाराजगी हो गई, इसलिए वो मास्टर जियो से बदला ले रहा। कार्तिकेय ने सारी कड़ियां जोड़ी और एक नतीजे पर पहुंचा कि ब्लैक हैंड ग्रुप का चीफ नाइट वॉकर ही मास्टर जियो के पीछे है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आरके ने घबरा कर पूछा। हर ग्रुप के काम करने का एक तरीका होता है। उसने पहले सारे पैसे के रास्ते बंद किए और आदमी गायब करवा दिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगला हमला सीधे मास्टर जियो पर होगा ताकि उसे बदला लिया जा सके। कार्तिकेय ने दिमाग लगाया, लेकिन अभी भी सवाल वही था कि नाइट वॉकर को कैसे रोका जाए। मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर ये मामला इतना पर्सनल है तो नाइट वॉकर खुद ही बदला लेने आएगा। मैं खुद ही उससे बात करूंगा। अगर वो नहीं आया तो मैं उसके सबसे इम्पोर्टेंट आदमी से बात करूंगा और मैटर को सुलझाने की कोशिश करूंगा, कबीर ने सभी को बताते हुए कहा।
लेकिन कबीर, तुम नाइट वॉकर या उसके आदमी तक कैसे पहुंच पाओगे? क्योंकि अभी तक तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा है। आर्के ने कबीर की बात को समझकर सवाल किया। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि वे लोग सीधे ही मास्टर जियो को नहीं मार सकते, क्योंकि बदला लेना चाहता तो वो पहले भी ऐसा कर सकता था। इसलिए अब तुम्हें मास्टर जियो के घर के पास नजर रखनी पड़ेगी ताकि हमें टाइम पर कांटेक्ट कर सकें। कबीर ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा, हमें तुरंत मास्टर जियो से कांटेक्ट करना होगा ताकि उनसे मिलकर मैं खुद नाइट वॉकर से बात कर सकूं। कबीर ने आगे का प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहा। कबीर अभी सोच रहा था कि क्या सच में मास्टर जियो को नाइट वॉकर इतना मौका देगा कि मैं उनसे बात कर सकूं। कहीं उससे पहले ही उसने मास्टर जियो को कुछ कर दिया तो वो क्या करेगा? अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कबीर के पास नाइट वॉकर का कोई कांटेक्ट नहीं था। तभी कार्तिकेय कबीर को इशारे में साइड में बुलाता है। कबीर उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर जियो जैसे आदमी के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, कार्तिकेय ने कबीर को समझाते हुए कहा। कार्तिकेय, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मास्टर जियो के पास मुझे मारने का मौका था, लेकिन उन्होंने मुझे बचाया। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए गोली भी खाई, और शिमला में मास्टर जियो ने मुझे जितना प्रोटेक्ट किया है उतना किसी ने नहीं किया है। इसलिए चाहे जो हो, मैं मास्टर जियो को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दोस्त माना है, भले ही उन्होंने किसी वजह से ही दोस्ती की हो। कबीर सारी पिछली बातों को बताकर कार्तिकेय को कन्विंस करना चाहता था कि मास्टर जियो को बचाना बहुत जरूरी है। क्या होगा आगे? क्या नाइट वॉकर मास्टर जियो से बदला ले पाएगा? क्या कबीर